Well, we'll start the session. This is one more Twitter space. Today's guest speaker is Pratik Bhai. Basically, he is into the market since 2012, and since 2017, he is into the full time as a trader in the market. And surprisingly, before completing the CA, he was full time into the trading. Yes, Am I right? yes, Ravi bhai. And I know him personally since long time. He is a very good human being, wonderful trader. And today's topic is understanding the LOC, line of control, from Pratik. जब हम बात करते हैं तो हमको इंडिया पाकिस्तान ही याद आता है, बट शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में एलओसी ये सुन के थोड़ा लोगों को लगता है कि एलओसी क्या है. तो उसी लिए प्रतीक भाई से बात किया कि चलो लेट अस हैव सम चैट, लेट अस डिस्कस. विल कीप दिस सेशन एज इट इज कि पहले प्रतीक भाई पूरा कंसेप्ट एलओसी है, विल डिस्कस इट. देन आखिरी के 15-20 मिनट हम आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो डिस्कस करेंगे. ट्राई टू अवॉइड एनी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी. ओवर टू यू प्रतीक भाई. ओके, गुड इवनिंग गाइस. मैं हिंदी में ही बात करना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे हिंदी में ही कंफर्टेबल होंगे. सो बेसिकली यू ऑल नो मी वेरी वेल, और ये मेरा फर्स्ट ट्विटर स्पेस है, तो कुछ भी गलती हो तो माफ़ कर देना. एंड specifically sorry for last Friday. I was unable to get on the time, so we decided to move this Twitter space for today. Basically, my name is CA Pratik. You all know me as a trade star in the Twitter. I am since market since 2012. जब मेरा CPT चल रहा था उसके बाद से मैंने को मार्केट में पहले से ऐसा समझो कि आई एम गुजराती गाय, तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है जनरली कि स्टॉक मार्केट को एक धंधे की तरह ही लिया जाता है. तो बेसिकली पापा भी स्टॉक मार्केट का करते थे, तो मेरे को पहले से इसमें इंटरेस्ट था. तो मैं 2012 से आईपीओज और कुछ कुछ स्टॉक के ट्रेड मारता था, ऐसा कर रहा था. फिर 2016 में मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ जब मेरा सीए फाइनल चल रहा था कि इसको ही यही पैशन है, तो इसको ही अपना एक ब्रेड एंड बटर अर्निंग के लिए इसको ही अपना बिजनेस बनाना है. तो सिंस 2016 एंड 2016 के दिवाली से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में हूँ. इन बिटवीन सीए का फाइनल भी क्लियर हुआ, बट मैंने सीओपी नहीं लिया है. आई एम जस्ट डूइंग वर्क रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट. अभी मेरा खुद का एक पर्सनल फर्म है टेस्टा सॉल्यूशन, और एक दूसरा फर्म है इन्वेस्टिंग हट जो मोहित और उदित भाई के साथ है. उसके अंदर भी मैं पार्टनर हूँ. और उसके अलावा भी एक मेरा एक छोटा स्टार्टअप भी है. सो बेसिकली स्टॉक मार्केट हैज गिवन मी अ मोर फेम एंड more value than anything I accepted. So basically LOC क्या है, ये सब लोगों का पहला क्वेश्चन रहता है जो मेरी प्रोफाइल पे आता है जनरल केस पे. ये साला कुछ LOC करके बंदा डाल रहा है पर समझ तो नहीं आ रहा है. बेसिकली LOC एक ऐसा लेवल है जो
जनरली सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी स्टॉक का हो सकता है, बट उससे है ना पूरा स्टॉक या कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका ट्रेंड चेंज होता है। तो फॉर एन एग्जांपल ऐसा समझो कि कोई स्टॉक में मैंने कभी रिसेंटली मैंने दिया था, रिलायंस का एलओसी दिया था कि ये 2155 के ऊपर पार्टी करेगा। उसके ऊपर रिलायंस वन वे चल रहा है। इवन रवि भाई, आनंद भाई, हम सबने साथ में ट्रेड भी लिया था उसके अंदर। और इवन मैं ओपनली बोला था कि ये इसके ऊपर ये वन साइड ही चलने वाला है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डेली में था। तो बेसिकली एलओसी एक ऐसा नंबर है कि जिसको क्रॉस करने के बाद 90% स्टॉक है ना, वो अपना ट्रेंड एकदम से चेंज कर देता है। और वो ट्रेंड को है ना लंबे टाइम तक पकड़ के रखता है। तो बेसिकली मैं एलओसी कैसे डिराइव करता हूँ, ये कई लोग समझना चाहते हैं। तो कुछ कुछ स्टॉक में ऐसा है कि एलओसी इज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये कुछ कुछ लेवल मेरे ऐसे भी होते हैं कि जो आपको चार्ट पे कहीं नहीं दिखते हैं। ये जो लेवल है ना, जनरली मैं एक एक्सेल शीट से डिराइव करता हूँ, जिसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, बट ओवरऑल दे आर बेस्ड ऑन फिबोनाची। तो उसके रिट्रेसमेंट लेवल है या एक्सपेंशन लेवल है, उसके ऊपर ही पूरा एलओसी मेरा बेस्ड है। तो इन 90% केसेस मैं सिर्फ प्राइस एक्शन और अपने लेवल के ऊपर स्टॉक अगर जाता है तो मैं ट्रेड के अंदर आ जाता हूँ। बेसिकली एलओसी कैन बी अ सपोर्ट और कैन बी एन रेजिस्टेंस। वो उसी टाइम पे उस मोमेंट पे ही पता चलता है लाइव ट्रेड में कि एक्चुअली ये है क्या। मीन्स कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई एक ऐसा लेवल था, मान लो रिलायंस में लास्ट ईयर मैंने काउंट दिया था 2369, विच वाज ऑल टाइम हाई सिंस आई थिंक अक्टूबर ना रवि भाई? यस। यस, अक्टूबर में शायद रिलायंस ने वो 2369 लगाया था, और वो काउंट मैंने दिया था जुलाई के अंदर। और उसके बाद मैं रवि पर आने पे हम सब श्योर थे कि अभी ये थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन में जाएगा। तो एट द मोमेंट मैं कुछ शेयर करता हूँ तो जस्ट कीप एज ए असिस्टेंट के ये लेवल है, यहाँ से ट्रेंड डिसाइड होगा। 90% केस में अगर मैं बुलिश हूँ तो मैं क्लियर बोल देता हूँ कि इसके ऊपर ये चलने वाला है। तो अभी थोड़ा टाइम पहले कैश वाला स्टॉक दिया था इंडिया ग्लाइकोल, तो मैं बोला था कि 581 के ऊपर ये चल जाएगा। ट्वीट्स अवेलेबल है, आप सर्च भी मार सकते हो कि 581 के ऊपर इंडिया ग्लाइकोल वन साइड चलेगा। आज कुछ 850 जितना पहुंच गया, और 877 का मैंने नंबर दिया था कि दिस विल बी अ काउंट। तो बेसिकली ये ऐसे लेवल है एलओसी का। ये मीन्स स्टडी ऐसा है कि मेरे को ना इतना पता है कि ये लेवल चेंज होगा, ये लेवल क्रॉस होगा वॉल्यूम से, तो वी कैन इजीली गेट मोमेंटम। और मोमेंटम के लिए ही एज अ ट्रेडर हम प्ले करते हैं। तो ऑल ओवर द कंसेप्ट ऑफ एलओसी इज अराउंड फिबोनाची एंड सम सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ वीकली एंड मंथली चार्ट। प्रतीक भाई, एक एक क्वेश्चन आप उससे स्टार्ट करें कि श्योर। लेट मेरे को एक चीज पूछनी है कि ये एलओसी आपके दिमाग में आया कैसे? एक्चुअली ऐसा था कि कॉमन इंडिकेटर्स और कॉमन नेम तो लगते थे, बट ये ना मेरा लेवल ऐसा होता था, मतलब कि कभी कभार है ना जो लेवल में देता हूँ ना वो स्क्रीन पे छप जाता था। तो मीन्स वो टच करके है ना वहां से उसको 440 वोट का झटका लगता था, ऐसी मुंह आती थी। तो समवन इन माय फ्रेंड सर्कल सेड मी, यार तू तो साला वो एलओसी जैसा बना दिया है, साला टच करते ही साला, अगर टच करके नहीं कूद पाया तो फिर से आ जाता है हिंदुस्तान में, और अगर टच करके कूद गया तो पाकिस्तान में चला जाता है। मीन्स पूरा का पूरा एक है ना एरिया ही चेंज होता है स्टॉक का। तो दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम समवन इन माय ग्रुप। उसने मेरे को बोला कि इसको एलओसी लेवल ही दे दो भाई नाम, क्योंकि वैसे भी बहुत ऐसे कई ऐसे नाम है लोग रखते हैं, ये लेवल है वो लेवल है। अब तो जनरली मैं 2019 से देख रहा हूँ सीएनबीसी वाले भी अब एलओसी वर्ड यूज करने लगे हैं। सीएनबीसी में भी सम एंकर इज यूजिंग एलओसी वर्ड। राइट 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 राइट। तो मीन्स ऐसा बोल सकते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पे आप एलओसी या ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखते हैं यूजुअली?
जनरली रवि भाई ऐसा है कि बेसिकली मैं पोजिशनल ज्यादा हूँ, तो जनरली मेरा ऐसा है कि डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे ही एलओसी देखता हूँ। उसके के नीचे ले वाले लेवल है ना, उस पे एलओसी होता है बट वो स्मॉलर होता है। तो जनरली जितना बड़े टाइम फ्रेम वाला एलओसी, उतना उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। फॉर एन एग्जांपल, अभी रिसेंट का ही देख ले तो अभी इंडियन होटल को 188 का मंथली एलओसी था, तो शायद वो आज उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो हम्म जो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम वाला एलओसी है, मीन्स ये एक ऐसा नंबर है, अगर उसको कूद गया ना या उसको टच किया तो उसके बाद मुंह आता ही आता है। मतलब एग्जांपल 221 के ऊपर आईटीसी मैंने दिया था कि ये एलओसी कूद गया तो 238 जाएगा। तो विथ इन 2 to 3 days 221 के बाद 238 अपन को स्क्रीन पे ऊपर मिल गया। दैट इज वीकली नंबर। हम्म। जनरली आई मोर रिलाइड ऑन मंथली एंड वीकली नंबर एंड वेरी लेस ऑन डेली नंबर। कि तो मुझे एलओसी निकालना है तो उसके लिए क्या? आपको एलओसी निकालना है तो आपको फिबोनाची पूरा सीखना पड़ेगा। ओके, ओके, वेरी गुड। फिबोनाची में जनरली इसमें एलओसी में एक कंसेप्ट है कि मैं जो स्विंग हाई और स्विंग लो लेता हूँ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, दैट इज द की कि उसका रिट्रेसमेंट कहाँ पे आएगा और उसका ऊपर वाला टारगेट कहाँ पे आएगा 1.618, और 0.618 कहाँ पे आएगा। उसके लिए जो स्विंग हाई और स्विंग लो जो लेना है ना, दैट्स द की। और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस का जरूरत होता है। और अभी तो मेरे पास ऐसा शीट भी है रेडी के, मैं जस्ट स्विंग हाई स्विंग लो डाल के अपने नंबर निकाल सकता हूँ। ओके, तो एलओसी इज अ मिक्स ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट ऑन हायर टाइम फ्रेम विथ फिबोनाची नंबर्स। यस 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 एग्जैक्टली। ओके, ओके, ओके। तो आप उसको किस तरह यूज करते हैं? जनरली मानो कि कोई भी स्टॉक में अगर वीकली टाइम फ्रेम पे कोई बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, तो आई एम जस्ट रेडी टू कैच दैट विथ माय नंबर। अगर वो मेरा नंबर नहीं कूदता और वॉल्यूम आ गया ना, तो मैं उसको बाई नहीं करता। मेरे को मेरा नंबर के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। इफ आई वांट टू गेट पोजिशनल इनटू ट्रेड, तो मैं क्लोजिंग का वेट भी करता हूँ कई कई बार कुछ कुछ कैश वाले स्टॉक में। और कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि मानो कि फर्स्ट और या मतलब कि फर्स्ट हाफ में ही बाइंग आ जाता है स्टॉक के अंदर, तो आप वॉल्यूम से जज भी कर सकते हो एज अ ट्रेडर अपने एक्सपीरियंस से कि दिस विल गॉन इनटू बाय। तो 95% ना कोई भी पोजीशन एलओसी नंबर क्रॉस होने के बाद सस्टेन करने के बाद ही लेता हूँ। मैं वो प्री डिसाइड नहीं करता हूँ कि ये लेवल के बाद बाय आ ही जाएगा या सेल आ ही जाएगा। आई विल जस्ट वेट फॉर माई नंबर और एंड सपोर्ट ऑफ प्राइस एक्शन। मीन्स वॉल्यूम भी चाहिए मेरे को और मेरा नंबर भी क्रॉस होना चाहिए। तो ये पूरा सेटअप है कि वीकली मंथली वाला एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला नंबर जो प्री डिफाइंड होता है अपने पास, और प्राइस एक्शन अपने फेवर में होना चाहिए। और स्टॉक क्लियर कट ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, बस उसको कैच करके ट्रेड करने का। तो ये एलओसी तो आपके दिमाग में पहले नहीं आया होगा, उसके पहले कैसे ट्रेड करते थे आप? बी ऑनेस्ट 2016 से जब स्टार्ट किया था तब तो ऐसा था कि मार्केट थोड़ा डल टाइम फ्रेम में था। फिर आया वो 2017 का ईयर कि अपन जहाँ भी हाथ डालते थे साला सब कुछ सीधा ही चल रहा था। तो एक टाइम ऐसा फीलिंग आ गया काबू नहीं भगवान है। फिर 2017 के एंड में जो दिसंबर से जनवरी में 2018 के स्टार्ट तक जो तेजी चला, उसमें थोड़ा पैसा भी बना एज अ क्या बोलते हैं बिगिनर्स लक। बट 2018 के स्टार्टिंग के बाद जो लगी, जब मार्केट क्रैश हुआ और 10-15%, बट स्मॉल और मिड कैप जिसमें मैं ट्रेड कर रहा था, वो वाले स्टॉक ऐसे गिर रहे थे और मेरे को पता नहीं था कि ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक वो जर्नी ऊपर ही सीखा था।
एक्चुअली मेरे को वो टेप रीडिंग बोलते हैं ना, जो स्क्रीन को देख के अपन को पता चलता है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक नीचे जा रहा है, वो पहले से थोड़ा थोड़ा आता था। राइट। बेसिकली आफ्टर दैट लॉस इन 2018 में टेक्निकल एनालिसिस सीखना चालू किया। ऐसा भी कुछ होता है, ये मेरे को 2018 में पता चला। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर वर्क करना चालू किया कि व्हाई आई मेड द लॉस। फिर मैं ऑलमोस्ट 3 महीना गायब हो गया, और 3 महीना मैंने इसको पूरा टाइम दिया। ऑलमोस्ट मार्च मिड से मैं गायब हो गया था। फिर मैं जून एंड के बाद आया वापस। तो वो 3 महीने में ना मैंने पूरा टेक्निकल पूरे अपने हिसाब से सीखने का ट्राई किया। एंड आफ्टर some experiments and everything, after that 2019 के स्टार्ट में मेरे को मिल गया कि यस दिस इज द की, ऐसे ही ट्रेड किया जाता है। जो अभी तक मैं कर रहा था दैट इज जस्ट अ, क्या बोलते हैं, सट्टा ही था एक टाइप का। तो ये एलओसी, जब आपने सोचा कि जब आपने किसी ऐसा कॉमन आपके डिस्कशन में आया कि आप जो लेवल बोलते हो वो छप जाता है, या तो उसके नीचे गया तो नीचे ही जाता है, उसके ऊपर गया तो ऊपर ही जाता है, तो इनिशियली आपको कैसा लगता था? इनिशियली एलओसी तो ऐसा लगता था कि पहले तो क्या बोलते हैं, कोई नया सिस्टम आप डेवलप कर रहे हो ना, तो ऐसा डर तो रहता है कि ये साला सक्सेस होएगा, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। और दिमाग में एक और चीज था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सीए भी क्लियर हो गया था जब ये सिस्टम बना। तो मेरे को उस वाली प्रैक्टिस में जाना है या इसको एज अ प्रोफेशन लेना है। तो somehow my dad supported me very well कि भाई तेरे को जो करना है, तेरे को मजा आ रहा है वही चीज कर, कोई वांधा नहीं है। तो इनिशियली ऐसा था कि 2019 के स्टार्ट में जब मैंने एलओसी वाला कंसेप्ट चालू किया ट्विटर पे देना, तो लोगों को ऐसा सरप्राइज लग रहा था, ये यार ये बंदा सिर्फ एक लेवल दे देता है, ना चैट देता है ना कुछ और देता है, इसके ऊपर बाय इसके ऊपर सेल। तो समझ थोड़ा लोगों को भी उस टाइम पे अजीब लगा था, बट बाय दैट टाइम उन लोगों को भी पता चल गया कि लेवल टू लेवल ट्रेड निकल रहे हैं भैया के। तो थोड़ा थोड़ा फैन फॉलोइंग भी बढ़ गया, या मीन्स ट्विटर पे वो फॉलोअर भी बढ़ गए। तो इनिशियल स्टेज पे तो ऐसा लगा था कि साला मैं कुछ वो थॉमस अल्वा एडिसन की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और एक फाइनली एक एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। क्योंकि मैंने उसको उस टाइम पे आई थिंक 8 या 9 मंथ्स दिया था पूरा का पूरा। उसके बाद ये फाइनली मेरे हुआ कि ऐसे ऐसे एग्जैक्ट लेवल ऐसे निकलते हैं। और इसके मैंने सिर्फ दो चीजों पे उस टाइम वर्क किया था, दो इंस्ट्रूमेंट पे। एंड वही दो इंस्ट्रूमेंट में आज की तारीख में भी बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ, निफ्टी एंड रिलायंस। आप जाने जाते हो रिलायंस के लिए। हाँ, आप नहीं हम बोलो भैया, हम रिलायंस पे तो ऐसा है कि मैंने कई सारे ऐसे ट्रेडर को देखा है कि जो जनरली सिर्फ रिलायंस में ट्रेड करके भी पैसा बनाता है। वन ऑफ माय गुड फ्रेंड इज आल्सो डूइंग ट्रेड ओनली इन रिलायंस। एंड थोड़े टाइम पहले आप भी वही करते, ओनली रिलायंस में ट्रेड कर रहे हो। तो हम्म। ओवरऑल ऐसा है, रिलायंस एक ऐसा काउंटर है कि आप ऐसा समझो कि जिसमें वॉल्यूम भी रहता है, और उसका मूव क्लियर होता है, और प्राइस एक्शन एकदम क्लियर होता है। स्टॉक चलने से पहले ना आपको क्लियर कट बता देता है कि आई विल मूव सून। सो उसको प्रिडिक्ट करना भी इजी होता है, और वो पैटर्न टू पैटर्न और लेवल टू लेवल ही चलता है। इतना बड़ा स्टॉक होने के बावजूद भी लेवल टू लेवल चलता है। तो ओवरऑल रिलायंस एक ऐसा चीज है, रिलायंस और निफ्टी के लेवल्स के लिए मेरे को कई लोग फॉलो करते हैं। और इवन जब रिलायंस नहीं चलता है तो बहुत सारे लोगों के डीएम और मेल्स भी आते हैं कि सर अब रिलायंस कब चलेगा। मानो कि बीच में ऐसा समझो कि 4 5 या 6 महीने रिलायंस नहीं चल रहा था, अपना भी कॉमन बात होता रहता था। फाइनली यस। अभी रिलायंस ने लास्ट मंथ से मूव देना चालू किया है। तो जनरली एक ऐसा है कि अगर एक स्टॉक को आप पकड़ के बैठो ना, तो वो जनरली अच्छा पैसा देता है कंपेयर टू यू आर चेसिंग मेनी इंस्ट्रूमेंट्स। राइट, एग्जैक्टली।
क्योंकि अपन और को ऐसा है कि मेरे हिसाब से कोई भी बंदा एक या दो इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता है ना, तो उसको वो इंस्ट्रूमेंट का फितरत पता होता है कि ये मूव एग्जैक्टली कैसे करेगा, या ये एग्जैक्टली डीप कितना दे सकता है, या ऊपर में कितना जा सकता है। ही कैन जज फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। बाकी कई कई बार ऐसा होता है, मतलब कभी तो बुल मार्केट चल रहा है, सब घोड़े गधे सब चल रहे हैं, बट जो पैसा अपन को शांति से रिलायंस देता है ना, फॉर एन एग्जांपल, आई एम सेइंग विथ दिस, मैं 2015-16 से रिलायंस में ट्रेड कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ माई ट्रेड्स इन रिलायंस। तो मैं इतना श्योरली बता सकता हूँ कि रिलायंस आपके पास डिलीवरी में है ना, तो वो टेंशन नहीं रहता कि कल ये साला उठ के लोअर सर्किट मार देगा। एग्जैक्टली। आपके एलएससी के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं? एक्सपीरियंस तो अभी ऐसा है कि टाइम के साथ ऐसा समझो कि मैं कुछ कुछ चीजें अपडेट भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मतलब कि फॉर एन एग्जांपल लास्ट ईयर से जो तेजिया है, ये पास्ट में इतना बड़ा वन साइडेड बुल मार्केट का मूव नहीं था। तो मतलब कि लास्ट मार्च के बाद जो अभी तक मूव आया है, उसमें एलओसी ने कहीं कहीं जगह ऐसा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनिशियल लेवल पे मैं स्टॉक को मिस कर गया, तो वो जो रिटेस्ट बाय आता है, या जिसको मैं फिबोनाची की लैंग्वेज में बोलता हूँ रिट्रेसमेंट, वो जो बाय आता है वहां पे एलओसी ने मेरे को बहुत अच्छा हेल्प किया है। और एंड आई एम वेरी गुड टू पिकिंग स्टॉक एट रिट्रेसमेंट। तो एलओसी के एक फंडा ये वाला जो लास्ट ईयर ऐड हुआ है रिटेस्ट वाला, वो भी अच्छा जा रहा है, क्योंकि अभी तक आई वाज जस्ट चेजिंग ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन, अभी ये रिटेस्ट वाले पे भी अच्छा हाथ बैठ गया है, थैंक्स टू मार्केट। तो अभी तक तो ऐसा है कि ओवरऑल इट्स गोइंग वेरी गुड विद एलओसी। ट्रेड स्टार भाई, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। श्योर। हाँ, पूछ रहा हूँ भाई, कभी आपको ऐसा लगा कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, या कोई ट्रेड नहीं चल रहा है, एलओसी काम नहीं कर रहा और समथिंग, लाइक योर लो मोमेंट और समथिंग? हाँ, ऐसा कभी कभी होता है, मतलब कि आई थिंक जून महीना ही ऐसा था, मई के एंड से जून जून पूरा ऐसा ही था कि आप कुछ भी ट्रेड लगा रहे हो ना, तो इनिशियल मूवमेंट पे ना स्टॉक मूवमेंट देता है, फिर वो एक टारगेट को हिट नहीं करता है, मतलब कि अपना टारगेट वन टारगेट टू ऐसा होता है, तो टारगेट वन को हिट नहीं करता, बट इट विल टेक योर ट्रेलिंग और इट विल टेक योर स्टॉप लॉस। तो कभी कभी मार्केट में एक ऐसा फेज होता है जिसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। एब्सोल्युटली रेंज बाउंड टाइप का एकदम। यस। तो वो वाले मार्केट में है ना, जब मानो कि उसको मैं एक अलग तरीके से बोलता हूँ, मानो कि एक बॉक्स में फिट कर दिया है, और हम गुजराती में बोलते हैं ना, गरबा कर रहा है स्टॉक, इसको कुछ पता नहीं है कि ऊपर जाना है बस ऊपर नीचे नीचे जाना है। कर रहा है। हाँ, जब ये ऐसा कर रहे हो ना, कोई भी स्टॉक है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, या पूरा हम्म। मार्केट मानो कि रेंज बाउंड था जून के अंदर 300-400 पॉइंट के अंदर, तब है ना, तब इनिशियली 2-3 बार स्टॉप लॉस कट कट गया ना, तो एज ए एक्सपीरियंस इतना पता चल जाता है कि अभी है ना साइड में बैठने का टाइम है, अभी है ना इनको जो करना है करने दो, वी विल वेट फॉर मोमेंटम। सही है। सो ऐसा हुआ है कि 3 महीने 6 महीने ऐसे ही फेज चला हो और आपने एकदम, नहीं होता, क्विट करने के पोजीशन पे आ गया हो, या आपको लगा हो कि एकदम ही कुछ नहीं हो रहा है, या आई एम लूजिंग मनी और समथिंग? नो, ऐसा एंड ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ मीन्स कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कि बीच में हम लोग रिलायंस 5-6 महीना नहीं चला, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल का था, जो हर रिलायंस ट्रेडर के अंदर था, कि रिलायंस एक वो क्या बोलते हैं 2050 जा रहा था नीचे में वीकली में, 2045 का सपोर्ट ले रहा था, और ऊपर में 2250 जितना जा रहा था। तो वो फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल का होता है कि आपका तो आपने पूरा। मीनवाइल क्या किया उसके बीच में? आप क्या कर रहे थे उतना दिन, 4 महीना 5 महीना और समथिंग? I was trading in January, February. I was trading mostly in cash stocks, delivery stocks. ओके, तो आप शिफ्ट कर गए लाइक कैश स्टॉक्स में हाँ, समथिंग? क्योंकि सेटअप ऐसा है कि जनरली है ना, मेरे को अगर रिलायंस और निफ्टी में ट्रेड मिलता है, तो मैं हम्म। जनरली कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। बट वो टाइम पे ऐसा मूव था कि मानो कि कभी कभार मार्केट में ऐसा शिफ्ट भी होता है कि एफएनओ स्टॉक्स नहीं चलते हैं, सिर्फ स्मॉल और मिड कैप चलते हैं कैश वाले। तो हम्म। यू हैव टू बी वर्सेटाइल, के उसका भी सेटअप एक अलग है कि वहां पे भी हम साथ में मिलकर ट्रेड कर रहे, मन आनंद भाई है, रवि भाई है, और हरनीत हम्म। सिंह, वो हरनीत पाजी है। मीन्स हाँ, वी जस्ट कैच द मोमेंटम एंड वी जस्ट प्लेड ऑन द मोमेंटम। सही है। सो अब
एलोकेशन कैसे करते हो? लाइक अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आता है या आप रिलायंस हो व्हाटएवर, सो आप एलोकेट कैसे करते हो कैपिटल का? जनरली ऐसा है कि निफ्टी और रिलायंस का है ना, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट अलग है, एंड ओके, फॉर डिलीवरी आई हैव अनदर अकाउंट जहाँ पे ओके। सिर्फ कैश वाले स्टॉक ही मैं डालता हूँ। तो फॉर एन एग्जांपल कोई मैं एक कैश वाला स्टॉक ले रहा हूँ, हुँ, सपोज अप्रैल के स्टार्ट में, नहीं मई मार्च के स्टार्ट में मैंने सुपर स्टॉक पिक करना चालू किया था वन बाय वन। तो ओके। आई एम अलोकेटेड 10% इन द स्टार्टिंग फेज। क्या फिर एक बात है! टाइम ऐसा हो 10% ऑफ दैट पोर्टफोलियो, कैश पोर्टफोलियो। बढ़िया है। फिर मानो कि कोई स्टॉक उसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, मानो कि धामपुर शुगर आई एम एडिंग फ्रॉम 145 एंड 180, तो हुँ, उसने हुँ। 222 पे ब्रेकआउट दिया, तो मैंने उसको चढ़ के वहां पे 5% मोर अलोकेट किया। ओके, सो आप जनवरी में कैश स्टॉक्स में शिफ्ट कैसे हुए? लाइक आप स्मॉल कैप इंडेक्स पे एलओसी लगा रहे थे और समथिंग, या आप नॉर्मल चार्ट्स देख रहे थे एंड यू थॉट कि बुलिश हो रहा है मार्केट, और नहीं ऐसा नहीं कैसे होता, ये मतलब शिफ्ट हुआ? कि उस टाइम पे ऐसा था, मतलब कि जो 52 वीक हाई और 52 वीक लो वाले काउंटर्स है ना, वहां पे हाँ, हाँ। एक सडनली एक वॉल्यूम शिफ्ट दिखता है आपको कि ओके, एफएनओ में कुछ इतना बड़ा मोमेंटम नहीं है मार्केट के अंदर, और मोमेंटम जा रहा है कैश वाले स्टॉक के अंदर। मतलब कि कोई एब्सोल्युटली। पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक चल रहे हैं, मतलब कि एक टाइम पे कुछ शुगर चलता है, एक टाइम पे कुछ सीमेंट चल रहा है, एक टाइम पे पेपर चलता है, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाता है कि मनी इज शिफ्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस। राइट, सो आपको हेलो, एक्चुअली मैं आपको क्वेश्चन मिस किया ड्यू टू टेक्निकल, कैन यू रिपीट अगेन? या 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 श्योर, श्योर। मैं पूछ रहा था कि आपको डर नहीं लग रहा था ऑल टाइम हाई पे बाई करने में या 52 वीक हाई पे बाई करने पे? मैं एक्चुअली एज अ ट्रेडर है ना, हाँ, ऑल टाइम हाई पे और 52 वीक हाई पे बाई करने का एक सेटअप और एक सेटअप है ना, वो एकदम क्लियर होता है कि उसमें ना वो डर नहीं रहता, क्योंकि वो ब्लू स्काई में जनरली है ना, स्टॉक है ना जल्दी मूव करता है। तो वहां पे ना आपको गवाने के लिए 5, 10, 20% का एसएल होता है, बट ऊपर है ना पूरा खुला आसमान होता है। रिस्क तो वैसे भी होता है, वो बोलता है ना ऐसे रहता है, रिस्क है तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है मार्केट के अंदर। बट ये भी सही है। सो आप ये बता रहे थे, आप एलोकेशन कैसे कर रहे थे? लाइक निफ्टी का पोर्टफोलियो, लाइक लेट्स से आपके पास 100 रुपए है, सो आप निफ्टी में कितना डाले थे? निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस जो भी है, एंड कैश हाँ, स्टॉक्स? जनरली एक निफ्टी और रिलायंस के लिए ना अलग अकाउंट है, उसमें सम पर्टिकुलर मनी ऑलवेज विल बी देयर फॉर दैट टू। अगर उन दोनों में कहा कहीं मोमेंटम नहीं है ना, तो ही मैं वो पैसा शिफ्ट करता हूँ फॉर द टाइम बिंग इन कैश स्टॉक्स और इन डिलीवरी स्टॉक। और डिलीवरी स्टॉक्स में जनरली ऐसा है कि आई जस्ट प्ले ऑल टाइम हाई और मल्टी वीक हाई, मल्टी मंथ हाई टाइप स्टॉक्स। उसमें क्या है कि आई कैन एड ऑन एवरी राइज। मतलब कि एग्जांपल हम अ, अभी रिसेंट का एग्जांपल है, इंडिया ग्लाइकोल 445 पे ऐड किया था, फिर 581 पे ब्रेकआउट पे ऐड किया, तो आई जस्ट वेरी कंफर्टेबल इन एडिंग दोज। तो उसमें एलोकेशन जनरली ऐसे ही होता है कि 5 to 10% इनिशियली डाल दिया होता है, एंड आई विल एड ऑन 5% एंड इवन समटाइम 10% इन पर्टिकुलर स्टॉक। तो मैं जनरली उनमें से हूँ कि मैं ना स्टॉक बहुत कम रखता हूँ पोर्टफोलियो में। नहीं, बढ़िया। आनंद भाई को कोई क्वेश्चन है? आनंद भाई, यस यस आनंद भाई। अनम्यूट करो सर। हेलो। हाँ हाँ, आप ऑडिबल हो। यस आनंद भाई पूछो।
In between, anyone other than Anand Bhai can also ask question. रवि भाई ऐसा है तो आप ही कोई क्वेश्चन पूछ लो. We can open the space to now audience. Ravi bhai. ओके जिसको इसको क्वेश्चन से प्लीज रिक्वेस्ट करिए, मैं अप्रूव करता हूँ. हाँ प्रतीक भाई. यस यस. आप कंटिन्यू कीजिए ना. अभी क्वेश्चन आंसर ही लेते हैं या और कुछ जानना है एलओसी के बारे में? चलो क्वेश्चन आंसर लेते हैं, एक एक करके लेते हैं. क्वेश्चन ऐड किया है प्रणय भाई. सर हाँ चेतन. सर आई प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉल. एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जब आप रिट्रेसमेंट लेते हो एलओसी पे फिबोनाची लेवल के हिसाब से, तो वहाँ पे कैंडल या वॉल्यूम को कितना प्रेफरेंस देते हैं आप, जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है और वॉल्यूम उसके पहले आ चुका है? जनरली जहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो लेवल प्री डिफाइंड ही होता है. फॉर एन एग्जांपल, अभी रिसेंटली टाटा पावर हैज गिवन अ small breakout above 135 136, so it had moved till 142 and it given retracement at 131.25. So 131 was a Fibonacci number from that particular trade. तो वहां पे ऐसा है कि वहां टच करके उसकी अगली कैंडल कैसी बनती है वॉल्यूम के साथ, वो देखने के बाद ही एंट्री होती है. सो यस, उसके ऊपर ऐसा समझो कि 80% रहता है कि लेवल के बाद भी फॉलो अप कैसा है स्टॉक के अंदर. और ऐसा भी कभी होता है प्रतीक भाई कि वो रिट्रेसमेंट लेवल तक पहुंचा, उसको ब्रेक डाउन किया, लेकिन एक दो कैंडल बाद फिर से रिवर्स हो गया ऊपर आपके लेवल से? यस, होता है, कभी कभी होता है ऐसा. मानो कभी रिसेंटली आईजीएल में ऐसा हुआ था. आईजीएल में मेरा कुछ 2.5% का एसएल गया था. तो ऐसा होता है कभी कभार कि सब स्टॉक रिट्रेसमेंट से एकदम पलटते नहीं है. तो कभी कभी ऐसा हो तो स्टॉप लॉस विल सेव यू, क्योंकि वहां पे है ना एंड हाउ रिट्रेसमेंट पे है ना स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 3 to 4% होता है. एंड ये आपका जो स्टॉप लॉस है ये फिक्स होता है या फिर आप लेवल के हिसाब से डिसाइड करते हैं? ना, वो लेवल के हिसाब से डिसाइड होता है आफ्टर आई टेक द ट्रेड. बट इनिशियली ऐसा है कि 2 to 3% का एसएल इज मैक्स इन स्विंग, रिटेस्ट स्विंग. एंड हाउ डू यू डिसाइड द टाइम? फॉर एग्जांपल आपने रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लिया, तो आपको ऐसा आइडिया होता है कि ये इतने दिनों में कम से कम इतना % रिटर्न देगा? नहीं नहीं, ये सिर्फ लोग बोलते हैं. कोई भी ऐसा टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट के अंदर कि ये स्टॉक कितने दिन में चलेगा. मानो कि अभी रिसेंट का एग्जांपल देता हूँ. मानो कि टाटा मेटालिक कितने टाइम से एक रेंज में घूम रहा था, फिर लास्ट टू लास्ट वीक उसने, आई थिंक लास्ट वीक ही थी, उसने वो लेवल को टच किया रिटेस्ट वाले. तो यू कैन नॉट अस्यूम कि ये 15 दिन में इतना चल जाएगा या 10 दिन के अंदर 10% चल जाएगा. ये सब लोग प्रिडिक्ट करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि इतना कोई बता नहीं सकता कि रिटेस्ट के बाद इतने दिन में इतना चल जाएगा. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ प्राइस मूव्स. एंड लास्ट क्वेश्चन, आप अलोकेशन पर स्टॉक प्रीडिफाइंड होता है या आप स्टॉक के फॉर्मेशन स्ट्रक्चर को देख के डिसाइड करते हैं कि इसमें कितना अलोकेट करना है इनिशियली या बढ़ाना कितना है? जनरली मेरा एक क्लियर फंडा है कि मैं जनरली ना 10% से नीचे अलोकेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी पोर्टफोलियो में मैक्स टू मैक्स 8 स्टॉक ही होते हैं एट द वन पॉइंट ऑफ टाइम. ये मेरा प्री डिसाइडेड नंबर है. तो कभी कभार ऐसा होता है कि 10% कभी कभार, मानो कि जब मैं अल्ट्रा बुलिश किसी सेक्टर पे हो जाता हूँ, मानो कि मार्च या अप्रैल के बीच में मेरा पोर्टफोलियो था, उसमें शायद
60% शुगर था। तो वो एलोकेशन चार्ट के स्ट्रक्चर को देख के, क्योंकि सब मल्टी वीक हाई, मल्टी मंथ हाई या मल्टी ईयर हाई पे चल रहे थे शुगर स्टॉक, मतलब कि धामपुर दिया था मैंने, अवध दिया था, फिर ये इथेनॉल में इंडिया ग्लाइकोल और प्राज दिया था। तो इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, बट स्पेसिफिकली मैं 10% तो अलोकेट करता ही नहीं। और जो मानो कि एकदम पक्का बैट लग रहा है, मतलब कि धामपुर उस टाइम पे मेरा टॉप पिक था, तो उसके अंदर आई थिंक आई हैव अलोकेटेड 20%। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इट। सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपका क्वेश्चन हो जाने के बाद खुद को म्यूट कर दीजिए, एंड इफ योर क्वेरी इज सॉल्व्ड यू कैन रिमूव योरसेल्फ एज ए स्पीकर। सो नेक्स्ट स्पीकर कौन है? किसी एक मिनट। हाँ, चलो, महेंद्र सिंह, सीए महेंद्र सिंह। यस सर, गो अहेड। हेलो। हाँ, यू आर ऑडिबल। ओके, मेरा क्वेश्चन प्रतीक सर से है। यस। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये है कि जनरली जो व्हाट आई हैव सीन दैट इज इट्स ऑल अबाउट गेम अबाउट साइकोलॉजिकल, इज इट ट्रू या सिस्टम इज ऑल अबाउट ऑल थिंग? नहीं, साइकोलॉजी भी इफेक्ट करता है, मतलब कि आप एक टाइम पे कभी कभार ऐसा भी होता है, मतलब कि सिस्टम आपको बाय दे रहा है पर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो स्टॉक के लिए, तो बेटर है उस टाइम पे उस स्टॉक को जाने दो या उस ट्रेड को जाने दो। साइकोलॉजी विल आल्सो इम्पैक्ट इन ट्रेडिंग। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। My question is with hello. Yes sir, you are audible. Yeah. Carry on. Sir, how do you means what is the scanners that normally help in identifying the scripts that you means ये LOC के पास है या ऐसे? जनरली ये सबके लिए ना एक कॉमन स्कैनर ऐसा है कि आई जस्ट स्कैन एटलीस्ट 300 to 400 चार्ट्स ऑन डेली बेसिस। तो कुछ टाइम पे ये ना थोड़ा आपको लगेगा लेंथी प्रोसेस है, बट कुछ टाइम पे ना हम पूरे के पूरे वो क्या बोलते हैं स्टॉक का डेली चार्ट देखते हैं, तो आप वो चार्ट का है ना लेवल आपके दिमाग में छप जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो 52 वीक हाई और 52 वीक लो है ना, उसके आजू बाजू कोई स्टॉक है ना, तो उसको आप आराम से आइडेंटिफाई और स्कैन कर सकते हो कि दिस वन विल बी नियर टू सपोर्ट एंड दिस इज नियर टू रेजिस्टेंस और शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। अगर वो रेजिस्टेंस को कूद जाता है तो बाय है, और वो सपोर्ट को ले लेता है तो भी बाय है। So normally you work on the daily chart, right? Yes, normally I work on daily chart and on weekly basis I scan a weekly setups, मतलब कि वीकली पे कोई स्टॉक ब्रेकआउट के अंदर है या कोई एक सेक्टर पूरा ब्रेकआउट के अंदर है या पूरा रिटेस्ट के अंदर है। Thank you. हाँ, खिरोद, स्वप्निल। खिरोद, दिस इज स्वप्निल। सर मेरा 2 क्वेश्चन था, ठीक है। मैं एक तो क्वेश्चन प्रतीक सर से पूछना चाहता हूँ और दूसरा मोहित सर से, ठीक है। प्रतीक सर, इस अभी जो फिलहाल डाउनफॉल आया है निफ्टी में, तो वो क्या लगता है कि 17,200 तक हम आ सकते हैं? और मोहित सर, आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा और कौन से सेक्टर पर आपका नजर है? एक्चुअली मैं क्लियर बोलता हूँ कि आई एम नॉट अ फंडामेंटल गाय, आई जस्ट ट्रेड ऑन टेक्निकल बेसिस। नहीं, प्रतीक सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आप फिलहाल 17,200 तक निफ्टी का फॉल दिख रहे हैं या उससे ज्यादा दिख रहे हैं? 17,360 is LOC जी सर, निफ्टी। ठीक सर, थैंक यू। एनीथिंग मोर सर?
अभिषेक पांडे जी पूछिए। Yeah, hi Pratik sir. Hello. Thank you Yes. for sharing your thank you for sharing your experience to all of us. So सर मेरा क्वेश्चन ये सा है, जैसे आप बोल रहे हैं अभी कि क्या कहते हैं मंथली ब्रेकआउट या वीकली मल्टी या मंथ ब्रेकआउट और मंथ मल्टी वीक ब्रेकआउट पे लेना है। Yes. तो फॉर एग्जांपल अभी कोई शेयर है और हम लोग मंथ के मिड में एंड इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ मल्टी मंथ और या ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट एंड उस टाइम पे क्या करना चाहिए? अगर हम लोग मिड ऑफ मंथ में शॉल वी गो एंड बाय दैट स्टॉक और हम लोग को मंथ का एंड होने का वेट करना है? क्योंकि बहुत सारा मैंने देखा है, एग्जांपल देखा है। प्लीज प्लीज फॉर एन एग्जांपल आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभार क्या होता है, मतलब कोई स्टॉक अगर मंथली ब्रेकआउट को बीच में ट्रिगर कर रहा है तो वो ऑलरेडी है ना वीकली ब्रेकआउट पे चल ही रहा होगा, वो वीकली हाई को ब्रेक करके चल ही रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी वीकली वाले स्क्रीन और डेली वाले स्क्रीन में ऑटोमेटिकली आ गया होगा। सो उसके लिए मंथ का एंड का वेट करने का नहीं जरूरत है। हाँ, आप उसको मंथ एंड पे मानो कि ऐसा है कि आपने सर्टेन परसेंटेज एलोकेट कर दिया है, तो आप उसको मंथ एंड पे अगर वो उस लेवल पे क्लोज होता है तो वहां पे आप ऐड ऑन कर सकते हो, पिरामिड कर सकते हो क्वांटिटी को, वो आपको फर्दर कंफर्मेशन देगा। ओके अगर समझिए उसने समझिए दैट वीक आल्सो उसने वो ब्रेकआउट दिया वीक का भी और मंथ का भी, बट द वीक में इट हैज क्लोज्ड ऑल टाइम हाई, बट इन एट द एंड ऑफ द मंथ वो क्या कहते हैं अपने ऑल टाइम हाई से नीचे क्लोज किया। जैसे एग्जांपल था अभी दीपक फर्टिलाइजर का, जैसे तो अभी वो ऑल टाइम हाई पे जाके मतलब वीकली में क्लोज दिया लेकिन मंथली में नहीं दिया वो, तो ऐसे स्टॉक में कैसे मतलब डील करना चाहिए? ऐसे मानो कि वही अभी मानो कि वो मल्टी वीक हाई पे तो शायद चल रहा होगा स्टॉक, मेरे को दीपक का चार्ट याद नहीं है फर्टिलाइजर का। अगर वो स्टॉक मंथली हाई को नहीं काटा है या मंथली ब्रेकआउट नहीं दिया है तो यू जस्ट एड सर्टेन क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ वीकली स्टॉप लॉस एंड वीकली ब्रेकआउट लेवल, एंड जब वो मंथली हाई को अगले महीने या उसके बाद वाले महीने को काटे तो तब वहां पे क्वांटिटी एड ऑन कर लो उसके अंदर, सो यू विल नॉट मिस द फुल ट्रेड। या दैट्स ओके। थैंक यू प्रतीक। ओके वेलकम। हाँ शेखर भाई। जी सर, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। यस यस यस, पूछिए आपका सवाल। सर मैं आपसे प्रतीक सर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। यस यस गो अहेड। सर यदि मेरे पास सर लिमिटेड अमाउंट है, मैं ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास लगाने के लिए, और एक टाइम फ्रेम में ज्यादा सबके पास ही लिमिटेड ही है, प्रतीक सर के पास भी लिमिटेड ही है, अंबानी थोड़ी है। नहीं सर, इन मार्केट ऑलवेज, मैं एक बात बोलता हूँ, मार्केट में है ना ऑलवेज लिमिटेड फंड होता है और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, और स्पेसिफिकली ये वाले बुल रन में। आप क्वेश्चन पूछिए सर। जी सर। सर एक स्टॉक को कितने दिनों तक हम कंसीडर करें कि एक कम से कम टाइम में वो थोड़ा हमको, अगर हमारे पास कम पैसा है तो हम उसे कम से कम दिन में रख के अपना जो लेवल है हमने बाई किया है उसको ज्यादा रिटर्न के लिए कितना दिन रख सकते हैं मैक्सिमम? अगर पर्टिकुलर एक स्टॉक चल रहा है फिर दूसरे स्टॉक चल रहा है फिर हमें दूसरे में लगाना होता है, इसमें से हम एक में जितना रिटर्न लेना होता है उसके बाद दूसरे में लेना होता है, तो इसलिए सर वो डिपेंड करता है कि आप स्टॉक में अमाउंट, मानो कि आपका छोटा कैपिटल है और आप मानो कि आप ऐसा बोल रहे हो कि एक को स्वैप करके दूसरा स्टॉक लेना है जल्दी। जी सर, क्योंकि एक टाइम पे जैसे बुल रन चल रहा है सर, सभी स्टॉक्स भाग रहे हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। नहीं तो, ऐसे में ना जनरली हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं या कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, कोई भी अगर सेक्टर में मूव आ रहा है ना तो जस्ट कैच द किंग, उसके सेक्टर लीडर है ना उसको पकड़ के ट्रेड में बैठे रहो, और पर्टिकुलर टारगेट आपका डिसाइड होना चाहिए। आप सब स्टॉक को एक साथ नहीं ले पाओगे कभी लाइफ में, इवन मैं भी नहीं ले पाता, रवि भाई भी नहीं ले पाते, आशु भाई भी नहीं ले पाएंगे और आनंद भाई भी नहीं ले पाएंगे। यस सर। तो ऐसा मत समझो कि एक को छोड़ के दूसरे को जल्दी पकड़ लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस ट्रेन को आपने छोड़ा ना वो वही ट्रेन सबसे ज्यादा चलती है। यस सर, वो है सर।
ये सबके साथ होता ही है कोई ना कोई लेवल पे। तो आप सिर्फ अपने ट्रेलिंग ये वाले मार्केट में आप है ना जस्ट अगर आपका स्मॉल कैपिटल है ना तो यू कैन वेट फॉर योर प्री डिसाइडेड टारगेट एंड और आइदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बीच में ट्रेड छोड़ के जाने के कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सर। जी शेखर भाई हो गया जी। थैंक यू वेरी चलो मच सर। या थैंक यू। सुमित भाई। हेलो हाँ यस सुमित सर। प्रतीक सर, गुड इवनिंग। अभी आपका करंट व्यू क्या है सर रिलायंस में? मैं बहुत टाइम से जैसे आप लेवल बताए थे, मैं वही से आपको रिलायंस के इससे ही फॉलो करना स्टार्ट किया था। अभी क्या लगता है आपको रिलायंस में? जी? रिलायंस में जनरली लास्ट वीक ही मैंने एक टारगेट दिया था कि शॉर्ट टर्म वी आर गोइंग फॉर हाँ हाँ हाँ, 2620 करेक्ट and for longer term I think next 6 to 9 months we are going for 3200, so करेक्ट। that is still open and LOC is near about 2370 last all time high. ओके 2370। आई बुक्ड एट 2370 ओनली। अभी मैं करंटली पोजीशन नहीं हूँ। मैं वही, मेरे को पोजीशन लेना था, जस्ट फॉर दैट आई वाज आस्किंग। In any dip you can try buy the dip. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Come. यस सीए अमित। Yes Amit bhai, welcome. हाँ महेश भाई। आई थिंक सो हमने 3 लोगों को स्पीकर करके ज्वाइन किया है, शायद उनका नेटवर्क का इशू है। तो जैसे प्रतीक भाई बोल रहे थे कि मार्केट में क्या पैसे के बारे में, क्या मनी मैनेजमेंट क्या बोल रहे थे प्रतीक भाई आप? मैं ऐसा बोल रहा था कि मार्केट है ना ऑलवेज अपॉर्चुनिटी तो अनलिमिटेड देता है, पर हम सबका कैपिटल है ना कहीं एक टाइम पे तो लिमिटेड हो ही जाता है। और ये बात मैं और आनंद भाई कई बार डिस्कस भी करते हैं। तो वो फिर वो आशु जो है ना हमारा यस बैंक से लोन लेके देता है ना। Okay, joke apart, I think so. I have added few people. Swapnil, Raza bhai, Swapnil bhai. Yes, you were on. Yeah. Hi all, this is Swapnil here. So I have a question for Pratik bhai. So how do you pick the stocks by for example, we will look for the stocks which are between 15% from 52-week high, and the volumes are this much greater. So I had that question, and one question is for when we are applying FIBO levels, we will keep from up to down or top to bottom. So we will check normally that apart from this, what levels do you use exactly? More insights on your FIBO levels so that we can learn more on that. एक्चुअली हाउ आई पिक द स्टॉक, मैं स्टॉक तो है ना जनरली एक वॉल्यूम भी यूज करता हूँ। तो जनरली कभी कभार क्या होता है मानो कि डेली में कभी कभार 2x 3x 5x वॉल्यूम आ जाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे और ये कभी कभी ड्यूरिंग द मार्केट इफ स्क्रीनर गेट्स अपडेटेड, सो आई जस्ट चेक इफ दिस इज अ वीकली ब्रेकआउट or if this is a monthly breakout. For an example, yesterday I caught ABFRL around 235. So it's a multi-week high, something like that, and it has given a triangle breakout. So आप स्टॉक है ना सिर्फ वॉल्यूम और चार्ट देख के भी पिक कर सकते हो, बट यू नीड टू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग ऑन दैट। हेलो Yes. SKS. Good evening. My name is Sriram. Yes. I have a doubt. Let us assume that today an LOC has been crossed. You wait for the confirmation of daily closing, right? Yes. But what if the stock is moved by 5% at the close? What shall we do then? Sometimes ऐसा भी कभी कभी होगा कि मानो कि मैंने क्लोजिंग का दिया होगा टू बी ऑन सेफर साइड, बट पर्सनली मैं प्राइस एक्शन और वॉल्यूम देख के ट्रेड में आ जाता हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि
उसका वेट नहीं करता वो क्लोजिंग का मैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस कि आपको ट्रेड के अंदर कैसे घुसना है। मतलब कि हम कभी कभार रिस्क लेके अंदर आ भी जाते हैं स्टॉक के अंदर, बट ऑन सेफर साइड, क्योंकि ट्विटर पे इतना बड़ा फॉलोअर बेस है तो कभी कभार मैं लिखता हूँ कि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ही घुसो, क्योंकि कभी कभार एक छोटे से 50 पैसे और 1 रुपए के लिए भी स्टॉक एलओसी क्रॉस नहीं करता है तो बाई ट्रिगर नहीं होता है। कभी कभार मानो कि आप बोल रहे हो ना, मानो कि कोई स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ गया तो उसको है ना, मानो कि वो सस्टेन कर रहा है आवरली चार्ट पे, देन यू कैन गो फॉर बाय। So if it is more than 5%, shall we leave it? No, surely you can catch, मानो कि sometimes अबोव एलओसी, मानो कभी रिसेंट में ऐसा कोई स्टॉक था उसी के ऊपर, हाँ बालकृष्ण, लास्ट वीक आई शेयर्ड द चार्ट अबाउट 255 इट्स अ बाय। सो उसने पहली 10 मिनट के अंदर ही इतने वॉल्यूम से बाय दे दिया था कि यू जस्ट हैव टू कैच द ट्रेड। तो उसके अंदर मैं वेट करता तो इट विल मूव आई थिंक 7-8% ऑन द सेम डे। Yeah. That is my precise question. यस, तो कभी कभार ऐसा होता है, मानो कि वो मैं स्टॉक के अंदर घुसा आफ्टर एलर्ट, तब भी वो कुछ 2580 जितना कुछ हो गया था। तो यू कैन ट्रेड इन पर्टिकुलर स्टॉक with momentum and you not need to wait for day close in some days. Thank you. Yes, Mahesh, Amit bhai, I think so उनके यहाँ प्रॉब्लम है कुछ। हाँ प्रतीक भाई, हेलो। यस आनंद को। हाँ यस आप ट्रेंड कैसे डिसाइड करते हो? ट्रेंड जनरली एक सुपर ट्रेंड को भी यूज करता हूँ मैं चैनल केस में, सुपर ट्रेंड 10-2 को, और बाकी कभी कभी वीकली और जो डेली चैट के अंदर मानो कि पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर मोमेंटम आ रहा है तो उसको स्कैन करके आराम से ट्रेंड पकड़ रहे हैं। और स्पेसिफिकली आई यूज वॉल्यूम एंड मल्टी हाई ब्रेकआउट, दैट्स इट। उसके साथ ही ट्रेंड है, बाकी तो मैं जनरली कुछ ज्यादा दिखता नहीं हूँ, आपको तो पता ही है। नहीं हाँ, और चलो 52 वीक हाई पे आप बाय करोगे या सेल करोगे? अपन तो बाय करते भाई। नहीं बट कोई तो बोलता है कि वो सब मैनिपुलेटेड हो जाता है, ऐसा कोई बोलता है ना। ये बंदे का जनरली जिस साइड ट्रेन जा रही है तो उस पे ट्रेन के अंदर बैठ जाना अच्छा है। नहीं बट जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में बैठना चाहिए ना, उसके सामने का ही को जाने का। नहीं बट अपने यहाँ पर तो ट्रेन सामने खड़ा होने का वो ट्रेंड है ना। हाँ तो कोई ना, शहीद हो जाएंगे। नहीं कुछ नहीं, जोक पे था। नहीं बट वही है, मतलब काफी जन देखे, काफी लोग कुछ ट्रेंड को जानबूझ के शॉर्ट करेंगे, मतलब आपको पता है कि वो ट्रेंड एकदम स्ट्रांग है फिर भी शॉर्ट करना है उनको, तो उसके लिए आपके लिए क्या सलाह? वो तो ऐसा है कि आप है ना वो तुक्का लगा रहे हो, तो मींस 5 में से एक बार तो आप सही होंगे ही ना, क्योंकि 5 में से एक दो बार तो हम भी गलत होने वाले हैं। एग्जैक्टली वो टाइम पे वो बोलेगा कि मैंने बोला था .com। बाकी जनरली ऐसा है कि ट्रेंड के साथ ही पैसा बनता है, अगर ट्रेंड के सामने रहोगे तो पैसा आएगा किधर से? वही चीज है, मतलब सपोज के कोई बोल रहा है कि बजाज फाइनेंस है, वो बजाज फाइनेंस ऊपर से नीचे आया 100 पॉइंट, बट वो नहीं देख रहे कि यहाँ से 10,000 से 18,000 19,000 जाता है। तब एक मानो कि 2,000 पॉइंट का मूव देने के बाद बजाज फाइनेंस 10% का मूव देने के बाद 3-4% तो नीचे आएगा, दैट्स अ रिट्रेसमेंट बाय। तो उसको शॉर्ट काहे को करना है, वो समझ नहीं आता है। नेक्स्ट स्पीकर अक्षित भाई। हेलो सर। Yes, you are audible. Yes, you are audible. हेलो सर। हाँ बोलो। अभी आपने न्यूज़ सुना होगा, वो टाटा सन्स ने एयर इंडिया में वो बिड विन की, अभी एक्वायर हुआ है, तो अभी आगे की स्ट्रेटजी उसमें क्या रहेगी? कौन से टाटा के स्टॉक्स अभी लेने फायदेमंद रहेंगे? क्वेश्चन आपका अच्छा है, बट एक्चुअली ये पैसा शायद जाएगा टाटा इन्वेस्टमेंट में से।
तो एक्चुअली वो लोग कहाँ से बाय देते हैं उसके ऊपर पता चलेगा भाई। बाकी जनरली आप ऐसा तो पिक नहीं कर सकते टाटा में कोई स्टॉक के यही सीधा एयर इंडिया के एक्वायर करेगा, क्योंकि ये कोई केमिकल कंपनी तो है नहीं। तो मैं बोल देता कि टाटा केमिकल ले लो भाई। तो अपने हिसाब से तो ऐसा है कि पैसा जाएगा तो आइदर इट विल मूव फ्रॉम टाटा इन्वेस्टमेंट और मे बी सम अनलिस्टेड टाटा ग्रुप कंपनी आल्सो। टाटा सेंस भी हो सकता है। यस और वो क्वेश्चन अपने को देखना नहीं है एक्चुअली। महेश भाई, हाँ, यस महेश सीए महेश, सीए महेंद्र, सॉरी सर। कोई नो प्रॉब्लम। प्रतीक सर, यस पहले भी क्वेश्चन पूछा था बट एक्साइटमेंट में भूल गया मैं। यस तो गो एक्चुअल में इट्स अबाउट ऑल अबाउट लास्ट टाइम जो मैं क्वेश्चन था साइकोलॉजी। नाउ आई एम थिंकिंग कि जनरली या तो यू आर अ सेल्फ लर्नर और यू रिक्वायर सम पर्सन टू शो यू द पाथ। तो हम अगर इफ वी वांट कि कोई हमारे गुरु हो या समवन इज मेंटर लाइक आप हैं, बहुत सारे देयर आर डिफरेंट पर्सन, लोगों को माइंड में रहता है कि इफ दे कैन बी मेंटर, बट होते हैं कि दे आर नॉट शेयरिंग विद देयर नॉलेज। हो सकता है दे आर नॉट टेकिंग लाइक सिंपल एग्जांपल मितेश पटेल, दे आर सेइंग ही इज नॉट टेकिंग एनी क्लासेस। एक मैं आपको यहाँ पे हम इंडिविजुअल किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर की बात ना करें तो बेटर रहेगा। नो प्रॉब्लम। तो उस केस में मतलब डायनेमा में आ जाते हैं कि मतलब हेलो, हाँ, he is disconnected, I think so. यस We'll move to next question. हाँ, move to next question. Mr. Trend Rider. Yes. Yeah. Hi, sir. Good evening. Good evening. Yes, sir. My question is, what do you do when your stock doesn't move? Like, आपका ट्रेड तो ट्रिगर हो गया है बट वो मूव ही नहीं कर रहा। मतलब आपका कुछ टाइम लिमिट रहता है, लाइक कब आपको एग्जिट करना है। मतलब वो एक, जैसे आप रिलायंस बता रहे थे, सपोज उसने फॉल्स ब्रेकआउट तो दिया, आपका ट्रेड ट्रिगर हो गया बट वो मूव नहीं कर रहा है फिर। कभी कभार ऐसा भी होता है एज अ ट्रेडर की लाइफ में। मतलब आप स्टॉक के अंदर आ गए हो तो ना स्टॉप लॉस आ रहा है ना टारगेट आ रहा है। आप ऐसा ये क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, ये पोजीशन की। यस सर, लाइक अगर आप डेली में ट्रेड कर रहे हो, सपोज डेली टाइम फ्रेम में, तो आपका कुछ ऐसे पर्टिकुलर डे रहता है कि अगर उस टाइम तक मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ तो मुझे एग्जिट करना है। नहीं, टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर मैंने 5 या 6 स्टॉक में, मानो कि लास्ट वीक आई हैव शेयर्ड, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, शेयर्ड M&M, बजाज ऑटो, IGL, HDFC लाइफ एंड रिलायंस। तो 3 स्टॉक मूव करके M&M, रिलायंस और बजाज ऑटो। IGL ने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया है और HDFC लाइफ, दैट्स द वन एंड ओनली स्टॉक व्हिच हैज नॉट मूव्ड। तो आई हैव वेटेड फॉर 5 to 6 days कि ये ट्रिगर कर दे ऊपर की साइड कुछ। तो कभी कभार मेरे को अगर उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी बाद में मिलता है तो देन आई स्विच। समटाइम्स इट्स नॉट defined on time basis, it's just defined on if I get a better trade than that, better opportunity you can say. And sir, how do you trail stop loss? Like जैसे मूव कर रहा है तो stop loss depends, मानो कि if I taken a trade on basis of weekly chart, अगर weekly chart पे ट्रेड लिया है मैंने तो उसका स्टॉप लॉस डेली के ऊपर ट्रेल होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मानो कि एक पर्टिकुलर ऐसा दिन है कि पूरा मार्केट डाउन है तो आई जस्ट वेट फॉर 2 days क्लोजिंग। मींस पर्टिकुलर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नंबर है, उसको 2 दिन के लिए मैं वेट करता हूँ। बट दैट्स ऑन प्योरली ऑन डिलीवरी केसेस। इन FNO it will be decided on hourly basis. ओके थैंक यू सर, थैंक यू। प्रतीक भाई, ये जो आपको LOC ने आपने जो इन्वेंट किया है वो डिस्क्रिशनरी सिस्टम बोलेंगे इसको या मैकेनिकल सिस्टम बोलेंगे? मैकेनिकल तो नहीं बोल सकते, डिस्क्रिशनरी है, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट ही है। मैंने
बहुत कम लोगों को देखा है कि they just work specifically on volume, specifically on number, particular number. Okay. But it requires some human assistance. So मैकेनिक तो नहीं है, क्योंकि कभी कभार वो वॉल्यूम नहीं आता है तो वो ट्रेड को हम जाने देते हैं, फिर वो चार्ट का सेटअप देख के भी ट्रेड को जाने देते हैं कहीं कई बार, तो इट्स नॉट मैकेनिकल, दैट्स अ श्योर थिंग। और उसमें जो आपने बोला कि एसेट एलोकेशन आप एक एट एनी गिवन मोमेंट आप 8 स्टॉक से ज्यादा पोजीशन नहीं रखते हो इक्विटी में, यस है ना? Yes. तो आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो कितने % पर रहता है यूजुअल में? यूजुअली मींस कैपिटल का ओवरऑल समझो कि 12% ड्रॉ डाउन स्टॉप लॉस है मेरा ओवरऑल। सो इफ आई हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीस, अगर मेरे को 1,20,000 जा रहा है तो आई विल एग्जिट ऑल्सो। हेलो, Yeah, hello, Pratik bhai. Yes, yes. Amrish here. Good evening. Yes. One question. So, what is the best retracement level to enter? Like once it has reached peak and then it has retraced. So, at what percentage of retracement Point- that gives best RR? Generally 0.618 is the best Okay. in retracement, but it depends on which swing high and which swing low you take. Okay. 90% time I use 0.618 as a retracement. Okay. Okay. And from 618, if say suppose you enter and then it starts going down again, so at what percentage stop loss you come out of that stock? Particularly retracement buy, I shared a couple of times ago. Generally, the stop loss near retracement buy is around 2 to 3% in particular trade. Okay. 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 Understand. Yeah. Thank you. Yes, next, Saurabh bhai. Hello. Yes. Thank you, sir. Sir, I'm currently doing trading in the index options, and it is fairly giving 2-3% per month. But now to switch to the cash trading also, I need to learn that momentum investing skill. So, sir, means what is the basic idea? Like you said, if you have 10 lakh capital and you are investing 8 to 10 stocks on the momentum, so there is also sometimes the time drawdown also is there, और sometimes means स्टॉक ऊपर भागता है अपने लेवल से, बट टारगेट हिट नहीं करता है, वापस नीचे आता है और अपना स्टॉप लॉस ले लेता है, लाइक डेल्टा कॉर्प पूरा टारगेट मूव नहीं किया, वापस 175 लेवल तक रिट्रेसमेंट दिया और अभी वापस 250 हो गया, 290. So yeah, so in this case means what is the how we should approach on the yearly basis, or what is the total thing we should follow? नहीं, आपका क्वेश्चन मेरे को क्लियर समझ में नहीं आया। आप एक्चुअली पूछना क्या चाहते हो कि आप एक स्टॉक में हो? Yeah, capital allocation and the stop loss percentage and like these things. Capital allocation I have said कि मैं जनरली 10% allocate करता हूँ, और पर्टिकुलर कैश वाले स्टॉक में स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड होते हैं। मानो कि डेल्टा कप अगर 190 के आजू बाजू बाय किए है तो मैक्स टू मैक्स 8 to 10% का स्टॉप लॉस रहेगा उसके अंदर, इफ आई गो फॉर स्विंग फॉर 1:2 इन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो ओवरऑल जो मैं 8 या 10 स्टॉक में एक टाइम के इन्वेस्ट करता हूँ ना, वहां पे मेरा टोटल ड्रॉ डाउन स्टॉप लॉस 12% होता है इन एनी केस। Okay. And sir, suppose your target is risk reward ratio is 1:2 in swing, or yes, that will be a minimum. Yeah, but after breakout, sir, before hitting the twice, means you are 1:2, it comes down to your stop loss. Then No, what you do? वो पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेगा, स्टॉप लॉस तो बाद में आएगा। Okay, so you trail the stop loss, means you Yes, trail yes. the I initial will re-enter at setup. profits.
यस एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पे तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न। अगर ट्रेल कट रहा है तो जाने देने का ना, सेटअप बिगड़ रहा है तो उसको पकड़ के बैठने का कोई मीनिंग नहीं है। And sir, likewise, do you consider time drawdowns in the positions? Yes. So how many days or weeks after breaking out? नहीं, वो टाइम में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। But I just enter at a particular level. At the time of entry, I just know the two things: my stop loss and my predicted target. So suppose sir 2 वीक हो गए कि समझो टारगेट भी नहीं आ रहा है और स्टॉप लॉस भी नहीं आ रहा है, so do you still in that position और दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो you jump in that? ना, it depends on stocks quality and potential. Sometimes ऐसा होता है कि स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं चलता है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैं लूंगा वो चल ही जाएगा। बट इन हायर चांसेस अगर आप मोमेंटम ट्रेड के साथ हो ना, तो जनरली वो आपको 2 वीक रुक के नहीं रखता है। हाँ, नेक्स्ट नितिन सेठ। हेलो, सुन पा रहे हैं? यस, यू आर ऑडिबल। या सर, ये क्वेश्चन था, अगर अपने 52 वीक हाई पे बाई कर रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉस कैसे बैठाते हैं? बिकॉज ज्यादा करके तो स्टॉप लॉसेस नीचे ही रहते हैं, तो हाउ डू वी सिलेक्ट द स्टॉप लॉस? मीन्स उसके अंदर तो मैं ये बात आई थिंक थर्ड बार रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी स्टॉक 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई को क्लियर कर रहा है तो पर्टिकुलर वो सेटअप होता है कि मान के मेरा सेटअप जनरली ऐसा है कि मैं और आनंद भाई हम सब ऐसे ट्रेड करते हैं, जनरली एक 8-10% का प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होता है एंटर होने से पहले। इट विल डिपेंड ऑन एक्चुअल सेटअप ऑफ द स्टॉक। सो वो स्टॉक बाय स्टॉक भी चेंज होता है। कभी कभी मानो कैसा होता है, मानो कि कोई अच्छा स्टॉक है तो उसमें 15% का भी स्टॉप लॉस होता है, और कई बार ऐसा भी ट्रेड आ जाता है कि 5% का भी एसएल होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सेटअप एट द टाइम ऑफ 52 वीक हाई और 52 वीक ऑल टाइम हाई। हाँ, सीए आकाश। गुड इवनिंग सर। सर, प्राइस एक्शन के लिए व्हाट इज द बेस्ट सेटअप, एंड प्राइस एक्शन के लिए वो कंफर्म कैसे करते हैं सर, अगर डेली ट्रेड के लिए बात कर रहे हैं तो? आप इंट्राडे की बात कर रहे हो? हाँ सर। इंट्राडे में तो ऐसा है कि इट्स लाइक 2020 ईयर। पहले एक्चुअली अगर आपको इंट्राडे करना है ना, तो यू शुड बी वेरी गुड एट पोजिशनल एंड स्विंग, देन यू शुड ट्राई इंट्राडे। क्योंकि इंट्राडे में तो ऐसा है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप कभी कभी गलती से जल्दी एंटर कर गए तो भी मार्केट आपको रिवॉर्ड दे देता है मोमेंटम के साथ। बट बेसिकली उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। इंट्राडे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है समझाना। Friends, we are running low on time, so please एक question पूछिए and be quick. Okay. Yeah, we have Vinay Rathi in the next. Yeah, hi. Thanks for giving time. I want to have a feedback on MTR technology. Any view on MTR technology? Sorry, stock specific query is not allowed. Okay, no issue. Hello, sir. Yes. हेलो। यस अंकित भाई, गो अहेड। हाँ सर, ये मेरे को ये क्वेश्चन है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही है, या तो डेली कर लें या फिर वीकली कर लें? आई थिंक फॉर स्विंग जी सर, जनरली डेली टाइम फ्रेम पे ही ज्यादा इफेक्ट होता है। डेली और वीकली दोनों पे होता है, बट वीकली में अभी जिस हिसाब से अभी मोमेंटम है, यू कैन प्ले
वेरी इजीली ऑन डेली चार्ट्स। वीकली में ऐसा है कि थोड़ा स्टॉप लॉस लंबा खींच जाता है अभी के लिए, क्योंकि अभी स्विंग्स है ना थोड़ी छोटी हो गई है, मार्केट ज्यादा मूव कर गया है। तो इट डिपेंड्स ऑन मार्केट सिनेरियो, मतलब कि अभी ये बात आप जनवरी फरवरी में मेरे को पूछते तो आई विल से कि वीकली टाइम फ्रेम पे ज्यादा स्विंग आती है। अभी छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा स्विंग आ रहे हैं, so it change time to time. Hello. Yeah, go ahead. Yes, पुलकित भाई। हाँ नहीं, एक्चुअली वो उन्होंने पूछा था ना कि एसएल क्या रखें, मतलब कि सॉरी वो कौन सा टाइम फ्रेम यूज करे स्विंग ट्रेडर के लिए। तो फिर बेसिकली मैं पोजिशनल ट्रेडर ही हूँ, मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि बेटर है वीकली के ब्रेकआउट पर जाओ, और अगर एसएल की टेंशन ले रहे हो तो डेली का एसएल ले सकते हो। हेलो प्रतीक सर, माय क्वेश्चन इज, Yes. आप बोल रहे हो कि आप एलओसी फिबोनाची नंबर्स पे डिसाइड करते हो, लेकिन हम्म। आप कौन से फिबोनाची नंबर्स पे बहुत इम्पोर्टेंस देते हो फॉर रिट्रेसमेंट एंड फॉर ब्रेकआउट? For retracement 0.618 and breakout above 1.618. ओके, एंड आप लेटेस्ट स्विंग लेते हो? हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ कि स्विंग हाई और स्विंग लो इज डिपेंड ऑन पर्टिकुलर सेटअप। ओके, सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्विंग हाई स्विंग लो एक वीक वाले उसका होता है, कभी कभार डेली वाला होता है, कभी कभार आवरली वाला होता है। इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन चार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ओके, ओके, क्लियर। और वॉल्यूम पे भी ध्यान देते हो? Yes, yes. Volume is the most important thing in the price action. Okay, perfect. Thank you. Okay, welcome. So guys, we are ending in next 2-3 minutes. So last couple of question we will take. सर मेरा क्वेश्चन प्रतीक सर से है Yes. कि अगर जैसे 0.618 में मैंने कोई परचेज किया तो उसका टारगेट क्या होगा? 1 होगा या 1.618 होगा या नहीं, वो 2.618 होगा? मैं जनरली ऐसा बोलता हूँ, रिट्रेसमेंट जो लेवल है ना, अ, आप उसके बाद बाय करते हो ना, उसके बाद पूरा चार्ट का स्ट्रक्चर चेंज होता है। आप जहाँ से बाय किए हो, मान के अगर वो परफेक्ट रिट्रेसमेंट आ गया तो उसके बाद का टारगेट जनरली 1.618 ही होता है, बट वो स्विंग हाई और स्विंग लो है ना, वो चेंज हो जाएगा आपके करेक्ट, एंट्री वो होने के चेंज हो बाद। जाएगा। करेक्ट यस करेक्ट, यस। Hello, वन sir. को तोड़ेगा तब चेंज हो जाएगा, राइट सर? यस यस यस। Hello, sir. I am Thank Sunil you. Kumar speaking. I just Yes. want to know how do you define that distribution or accumulation is happening during intraday or on a positional basis? And if you can guide us by some indicator or something. Thank you. एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन। हाँ, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा फेज होता है, मानो कि तब तक है ना स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट है ना पर्टिकुलर एक रेंज में होता है, तो वी जस्ट उसको मैं बॉक्स बोलता हूँ। तो जनरली है ना वो बॉक्स का अपर एंड या लोअर एंड जब तक ब्रेक नहीं करता ना, तब तक यू जस्ट हैव टू वेट। तो उसका पहला इंडिकेटर होता है, मानो कि अगर वो नीचे जा रहा है वॉल्यूम से, देन इट विल बी अ डिस्ट्रीब्यू, यू कैन से इट विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी वो जो पर्टिकुलर फेज होता है जिसमें वो स्टॉक ऊपर नीचे दोनों साइड करता है, यू कैंट अज्यूम कि ये ब्रेक मानो कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है या एक पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द लोअर रेंज एंड अपर रेंज, और जिस साइड वॉल्यूम जा रहा है ना उस साइड ट्रेड में आ जाओ। सर अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट देके सर, so should we take the trade then only or we should wait for a retracement and then go? जनरली ऐसा है कि बहुत टाइम के लिए स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहे ना, तो देन यू शुड गो फॉर ब्रेकआउट ट्रेड, सो यू विल गेट
at least some momentum, and then again you can add it on retracement, means retest. Sir, so basically we have to see what volume we have to see, or like any other thing, any other like indicator type RSI, No, RSI or actually I वैसा don't कुछ use नहीं? many indicators. I just go with Okay. particular level. So if stock breaks particular level with volume, that's it. Thank you, Okay, sir. welcome. The last Nishant bhai? last person is Nishant bhai. Come on. I think so. Yeah, but हाँ. I can't hear anything. No, that's why I'm unable to ask anything. I can't hear anyone speaking. That's the issue. Okay, I think so. You have network issue with your end. हाँ, Pankaj bhai. Yeah, maybe network issue. I Yes. believe so. But of course, I can see the captions over here. Anybody who has left with the question? My question was actually related to markets. No, the kind of situations that developed in 2019, or say after May 2018. Okay, it was a terrible market to trade. No, every strategy, everything. No, I tried, nothing worked. Okay, so I got out. Okay, and fortunately enough, I did not suffer any carnage during this 2020 route. Okay, I was kind of fortunate to get out before that. Okay, so how do you strategize for those periods? In particular time when market is on sideways, or you can say down move, if it's in consolidation area or it's sideways, then there will be very little trade actually come. And if it goes down move, so if it's going downtrend, so generally we avoid positional buy in cash stocks, and generally trying to short weak stock in FNO. So in that period of time, we just buy the weakness and short it. Okay, so let me As it summarize. is, no, I mean everyone will be trying the same thing. No, everyone will be trying to short. No, and how will that particularly benefit someone? Okay, because as for my experience, 2019, I mean from 2018 May to 2019 December, I think it was terrible. No, it was killing for traders particularly. एक्चुअली ऐसा भी होता है कई कई टाइम पे, है ना, सब लोग शॉर्ट करने का नहीं सोचते हैं. एज अ रिटेल दे आर ट्राइंग टू बाय इन एवरी डीप के बॉटम हो गया. सो एक टाइम पे ऑलवेज, है ना, एक पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड वाला मार्केट है ना, उसमें सेलर को अपॉर्चुनिटी रहता है. और ये वाला मार्केट जो अभी चल रहा है सुपर बुलिश ट्रेंड में, या मींस एवरी डीप बाय हो रहा है, ये वाले मार्केट में आप जनरली बाय करके कमा सकते हो, और वो वाले मार्केट में आप जनरली सेल करके कमा सकते हो. Okay, I think so. Let us sum up the things. Pratik bhai, he has invented the term coined as a line of control in stock market. So basically, it is a mixture of it's a certain set of number which is based on swing high and swing low, based on the daily, weekly, or monthly time frame, along with some Fibonacci numbers. It's a basically and discretionary system. As per Pratik bhai, at any given point of time in his portfolio, he don't have more than 8 stocks with a defined risk of 12% on his portfolio. I think so. That is what the gist of today's discussion is. And thank you very much for everyone joining, especially some senior members like we have a Ravi sir, Ravi Mehta. We have a Deepak ji. Amay sir was there, and few of my colleagues, which I know personally, were there. And even if you have any kind of question, you can tag directly Pratik on Twitter. He will definitely reply you. He is active on a Twitter. And one disclosure, the stock which we have discussed in this session may be in his portfolio or may not be in his portfolio. So that is all. And for next Friday, let us tune into the
नेक्स्ट फ्राइडे 6 PM। आई हैव अ वेरी गुड नेक्स्ट फ्राइडे के लिए एक ऐसा है कि एक ट्रेडर है, हु इज अ रियल ट्रेडर। ही हैज लॉस्ट फॉर्चून इन द स्टॉक मार्केट, and in this mad bull run, again he has made the fortune. So he is very lesser known. He might not be known to the Twitter fraternity. So topic will be how to lose sure shot in the market. It is basically out of his experience, where he has lost more than crores of rupees and made crores of rupees. So he will discussing all his experiences. So let us join next Friday 6 PM. Thank you, Pratik bhai. Thank you very much. And goodbye, and thanks for the opportunity, Ravi bhai and Ashu bhai Yes. and Anand bhai. Thank you. Yeah, thank you everyone. Thank you, Pratik bhai, to join in, share your views and experience with us. Thank you and goodbye. Jai Yeah, Hind. bye. Yeah, bye everyone.